वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है, और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। 10वीं जमात, मजमून शहरियत, उन्वान है दस्तूर की पेशरफ्त। शहरियत का पहला सबक है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। चलिए शुरू करते हैं हम। दस्तूर की पेशरफ्त। सियासियात की अब तक की दरसी किताबों में हमने मकामी हुकूमती अदारों, हिंदुस्तानी दस्तूर में मंदर्ज अक़दार और उनके फ़लसफ़ों के साथ साथ दस्तूर के तश्कील करदा निज़ाम हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में भारत के मकाम का तफसील से जायज़ा लिया है। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी, गैर जानिबदार, जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। शहरियों को इंसाफ दिलाने और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर में ज़रूरी और अहम पेशबंदी की गई है। समाजी इंसाफ और मसावत पर मबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने का अहम वसीला दस्तूर है। भारत में 26 जनवरी सन 1950 से हुकूमत का कामकाज दस्तूर के मुताबिक किया जा रहा है। उस वक्त से अब तक दस्तूर की मदद से जो हुकूमती कामकाज किया गया, उसकी बिना पर भारत में जमहूरियत ने किस तरह वसअत अख्तियार की, भारत में सियासी अमल में जो अहम तब्दीलियां हुई, समाजी इंसाफ और मसावात कायम करने के नुक्ते नज़र से जो इक़दामात किए गए, उन सब का मुख्तसर जायज़ा इस बाब में लिया जाएगा। यह 3 नुकात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। 1. जमहूरियत, 2. समाजी इंसाफ और मसावत, 3. अदालती निज़ाम। तो पहला पॉइंट है जमहूरियत। सियासी पुख्तगी। महज जमहूरी तर्ज हुकूमत अख्तियार कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए, तभी जमहूरियत समाजी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनती है। इस तर्ज हुकूमत के मुताबिक हमारे मुल्क में अवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी देने वाली पार्लियामेंट, रियासती विधानसभा और मकामी हुकूमती अदारे वजूद में आए हैं। अवामी शमूलियत और सियासी मुकाबला आराई की बिना पर भारत में जमहूरियत को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है।
मुकर्ररा मुद्दत के बाद होने वाले आज़ादाना और मुनस्सिफाना इंतखाबात भारतीय जमहूरियत की कामयाबी की अलामत है। हमारा मुल्क आबादी और वसअत दोनों एतबार से बहुत बड़ा है। इस वजह से मुख्तलिफ सतहों पर इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बार बार होने वाले इंतखाबात की वजह से भारतीय राय दहिंदगान की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। इलेक्शन के दौरान जिन अवामी पॉलिसियों और मसाइल का जिक्र होता है, उनके बारे में राय दहिंदगान की अपनी एक राय बन जाती है। मसाइल के मुतबादिल हल करने के बारे में गौर व फिक्र करने की वजह से राय दही के रुझान में इजाफा हुआ है। वोट देने का हक। भारत के दस्तूर ने बालिग राय दही के हक को तस्लीम किया है। उस वजह से राय दही का हक बुनियादी तौर पर वसी हो गया है। आज़ादी से कब्ल राय दही के हक को महदूद करने वाली तमाम तरमीमात और शिकों का खात्मा करके आज़ाद भारत के दस्तूर ने भारत के उन तमाम मर्दों और औरतों को राय दही का हक दिया है जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी है। उसमें मजीद वसअत पैदा करते हुए राय दहिंदा की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है। इस तरमीम की वजह से आजाद भारत की नई नौजवान नस्ल को सही मायनों में सियासी मवाक़ हासिल हुए हैं। जमहूरियत की वसअत में इजाफा करने वाली मज़कूरा तब्दीली की वजह से भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। किस तब्दीली की वजह से कि वोट देने का हक 21 साल की उम्र में था पहले, और उसको तब्दील करके तरमीम करके हम 18 साल में ही हम वोट दे सकते हैं। तो इसकी वजह से भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। राय दहिंदगान की इतनी बड़ी तादाद किसी और जमहूरी मुल्क में पाई नहीं जाती। ये तब्दीली सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं है बल्कि मेयार के लिहाज से भी है। उन नौजवान राय दहिंदगान की हिमायत की वजह से कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हुई हैं। भारत में सियासी मुसाबकत की नौइयत में भी तब्दीली आई है। लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कात की नुमाइंदगी करने की गर्ज से आज कई सियासी पार्टियां इस मुकाबले में उतर आई हैं। जमहूरी लामरकजियत। हुकूमत की लामरकजियत जमहूरियत की बुनियाद है। हुकूमत की लामरकजियत ही क्या है? जमहूरियत की बुनियाद है। लामरकजी होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है। यानी लामरकजी होने से हुकूमत का जो गलत इस्तेमाल होता था उसमें रुकावट पैदा होती है। नेज़ अवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता है। जमहूरी लामरकजियत के सिलसिले में दस्तूर के रहनुमा उसूलों में वजाहत कर दी गई है। रहनुमा उसूलों में दर्ज है कि मकामी सतह की हुकूमती अदारों को ज्यादा बाख्तियार देकर सही मायनों में जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जाए। उसी उसूल की रोशनी में आजाद भारत में जमहूरी हुकूमत को लामरकजी बनाने की कोशिश की गई है। उनमें सबसे बड़ी कोशिश दस्तूर में की गई 73 यानी 73वीं और 74वीं तरमीमात हैं। उन तरमीमात की वजह से न सिर्फ
मकामी हुकूमती अदारों को दस्तूरी तौर पर तस्लीम किया गया, बल्कि उनके अख्तियारात में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि दर्ज झेल तब्दीलियां किस वजह से हुई हैं? एक, हुकूमत के काम काज में ख़वातीन की शमूलियत में इजाफा करने के लिए उनकी नशिस्तें महफूज की गई। दो, समाज के कमज़ोर तबकात को हुकूमत में शामिल करने के लिए उनकी नशिस्तें महफूज की गई। तीन, रियासती इलेक्शन कमीशन कायम किया गया। तीन, दस्तूर में 2 नए ज़मीमें 11 और 12 का इजाफा किया गया। हक़ मालूमात यानी RTI 2005, RTI 2005 जमहूरियत में शहरियों को मुख्तलिफ तरीके से बाख्तियार बनाना चाहिए। शहरियों को शमूलियत का मौका देने के साथ साथ हुकूमत उनके ताल्लुकात को भी बढ़ाना चाहिए। हुकूमत और शहरी के दरमियान फासला जितना कम होगा और ताल्लुकात जितने करीबी होंगे, उसी तनासुब से जमहूरी अमल मजबूत और मुस्तहकम होता जाएगा। उनमें बाहिमी एतमाद बढ़ाने के लिए हुकूमत जो कुछ करती है वो शहरियों की समझ में आना चाहिए। शफाफियत और जिम्मेदारी का एहसास अच्छी हुकूमत की 2 खुसूसियात हैं। हुकूमत में उन खुसूसियात की नशोनुमा के लिए भारतीय शहरियों को मालूमात हासिल करने का हक दिया गया। हक़ मालूमात की वजह से हुकूमत के काम काज में राजदारी का अंसर कम हो गया और हुकूमत की सरगर्मियों के शफाफ होने में मदद मिली, जिसकी वजह से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। यानी हुकूमत जो कुछ करती है वो शहरियों की समझ में आना चाहिए। सन 2000 के बाद के ज़माने में शहरियों की फलाह व बहबूद को उनका हक मानकर उनकी फलाह व बहबूद करने के रुझान में इजाफा हुआ है। उसी रुझान के सबब हिंदुस्तानियों को मालूमात, तालीम और ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल हुआ है। उन हुकूक के सबब यकीनी तौर पर भारत में जमहूरियत मजबूत हुई है। क्या आप जानते हैं हुकूक के असास नुक्ताए नज़र, राइट्स बेस्ड अप्रोच? आज़ादी के बाद कई दहाइयों तक भारत को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात की गई, लेकिन उनमें शहरियों को इस्तेफादा कुंदगान की हैसियत से देखा जाता था। पिछली चंद दहाइयों से इस्लाहात को शहरियों के हक के तौर पर देखा जाने लगा। क्या आप महसूस करते हैं कि भारतीय शहरियों को रोजगार हासिल करने का हक होना चाहिए? तमाम लोगों को रिहायशी का हक मिल जाए तो हमारे मुल्क में जमहूरियत पर उसके क्या असरात होंगे? हमारा ये टॉपिक है समाजी इंसाफ और मसावत। समाजी इंसाफ और मसावत हमारे दस्तूर का मकसद है। उन दो अक़दार पर मबनी नया समाज तामीर करना हमारा मुतम्मे नज़र है, यानी मकसूद है। दस्तूर ने उनके हुसूल का रास्ता भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है और हम उसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद जिन समाजी उमूर की वजह से लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है उनको खत्म करना और उस बात पर जोर देना कि फर्द की हैसियत से सबका दर्जा मसावी है। ज़ात, मजहब, ज़बान, जिन्स, जाए पैदाइश,
नस्ल, दौलत वगैरह की बुनियाद पर आला और अदना में तफरीक ना करना और तमाम लोगों को तरक्की के मसावी मौके फराहम करना इंसाफ और मसावत का मकसद है। समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के लिए समाज की तमाम सतहों पर कोशिश करने की जरूरत है। अलबत्ता हुकूमत की पॉलिसियों और दिगर कोशिशों को खुसूसी अहमियत हासिल है। जमहूरियत में सब लोगों की शमूलियत को मुमकिन बनाने के लिए समाज के तमाम तबकात को बुनियादी धारे में लाना होगा। दरअसल जमहूरियत तमाम समाजी तबकात को समो लेने का अमल है। सबको अपने अंदर समो लेने वाली जमहूरियत की वजह से समाज में तसादम कम हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस नजरिए से हमारे मुल्क में कौन सी कोशिशें की गई हैं। नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी। इंसानों का जो ग्रोह या समाजी तबका तालीम और रोजगार के मौके के तवील अरसे से महरूम है, उनके लिए नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी अख्तियार की गई है। उस पॉलिसी के तहत दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त जमातों यानी कबाइल के लिए तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में कुछ नशिस्तें महफूज रखी जाती हैं। इसी तरह दिगर पसमानदा तबकात के लिए भी महफूज नशिस्तों का इंतजाम किया गया है। दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल पर होने वाले मजालिम से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून, समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के नजरिए से ये एक अहम कानून बनाया गया है। इस कानून के रूह से दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के अफराद के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी करने पर पाबंदी आयद होने की वजह से जुल्म होने की सूरत में सजा भी मुकर्रर है। ये करके देखिए प्यारे बच्चों, मज़कूरा बाला कानून के मंदरजात का मुताला कीजिए, उस्ताद की मदद से उन्हें समझ लीजिए। जुल्म ही ना हो उसके लिए किस नौइयत की कोशिशों की जरूरत है। अक़लियतों की बाबत पेशबंदी। हिंदुस्तानी दस्तूर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इंतज़ामात कर रखे हैं। अक़लियतों को तालीम और रोज़गार के मौके मुहैया करने के लिए हुकूमत ने कई स्कीमों पर अमल दरामद किया है। दस्तूर में ज़ात, मजहब, नस्ल, ज़बान और इलाका वगैरह की बुनियाद पर तफरीक करने पर पाबंदी आयद की है। अक़लियतों के ताल्लुक से इस वसी बंदोबस्त के सबब उन्हें मसावत का हक, आज़ादी का हक, इस्तेहसाल की मुखालिफत का हक और तहजीबी व तालीमी हक हासिल हैं, जिनके बिना पर अक़लियतों को बुनियादी नौइयत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है। तो अक़लियतों को हासिल हुकूक वो कौन से हैं? तो उन्हें ये हुकूक हासिल हुए कि इस्तेहसाल की मुखालिफत का हक, दूसरा है आज़ादी का हक, तीसरा है तहजीबी व तालीमी हुकूक, मसावत का हक। ख़वातीन से मुतालिक क़वानीन और नुमाइंदगी से मुतालिक पेशबंदी। आज़ादी मिलने के बाद ही से ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिशों का आगाज हो गया था। ख़वातीन की नाख्वानदगी दूर करने, उन्हें तरक्की के
भरपूर मौके फराहम करने के लिए कौमी और बैन अक़वामी सतह पर ख़वातीन के मसाइल की शनाख्त करके चंद पॉलिसियाँ मुरतब की गईं। वो पॉलिसियाँ कौन सी हैं? बाप और शोहर की जायदाद में औरतों को मसावी हिस्सा, जहेज मुखालिफ कानून, जिनसी इस्तेसाल से तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून, घरेलू तशद्दुद मुखालिफ कानून जैसे चंद अहम क़वानीन ने ख़वातीन की आज़ादी बरकरार रखी और उन्हें तरक्की के लिए साज़गार माहौल फराहम किया। तो ख़वातीन के इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, तो ख़वातीन को क्या मुहैया किया गया? घरेलू तशद्दुद मुखालिफ कानून, जिनसी इस्तेसाल के खिलाफ कानून, बाप और शोहर की जायदाद में मसावी हिस्सा, जहेज मुखालिफ कानून। हमारे मुल्क में सियासत और सियासी अदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी शुरू से ही कम रही है। दुनिया के कई मुल्कों ने ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने की कोशिश की। भारत में भी इसी मुनासिबत से तब्दीलियां हो रही हैं। दस्तूर में 73वीं और 74वीं तरमीमात के जरिए मकामी हुकूमती अदारों में ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें महफूज की गई हैं। बाद में महाराष्ट्र के अलावा कई और रियासतों में उस तनासुब को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ख़वातीन के लिए कौमी ख़वातीन कमीशन कायम किया गया। महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। रियासतों में भी रियासती ख़वातीन कमीशन कायम किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये कायम किया गया है। घरेलू तशद्दुद से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून जमहूरियत को मजबूत बनाने वाला एक अहम कदम है। इस कानून ने ख़वातीन के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की ज़रूरत वाज़े की। रिवायती बालादस्ती और हुक्मरानी की नफ़ी करने वाले इस फैसले ने हिंदुस्तानी जमहूरियत की तौसीक़ की और उसमें शमूलियत को ज़्यादा बामानी बना दिया। आप क्या महसूस करते हैं? अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन की मौजूदगी कम ही है। ख़ानदानी निज़ाम, समाजी माहौल, माशी शोबे और सियासी मैदान ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियों से आज़ाद होती जाए तो ख़वातीन को फैसला करने के अमल में शामिल होकर मजमूई सियासी कामकाज को एक नया रुख देने का मौका मिलेगा। इसके लिए नुमाइंदगी करने वाले अदारों में ख़वातीन की शमूलियत का इजाफा करना चाहिए। इसके लिए नुमाइंदगी करने वाले अदारों में ख़वातीन की शमूलियत का इजाफा करना चाहिए। ख़वातीन आज हर मैदान में आगे हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान हो या और भी हर जगह ख़वातीन ने अपना झंडा गाड़ दिया है और अपना नाम रोशन किया है और उन्हें बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स। अदलिया का किरदार। जमहूरियत को मजबूत बनाने के अमल में और समाजी इंसाफ व मसावत के मकासद के हुसूल की सिमत में मुल्क को तरक्की देने के सिलसिले में भारत की अदालतों का किरदार बहुत अहम है। अदालतों ने
دستور کے مندرجات کے مفہوم کو سمجھنے میں دستور کے بنیادی مقاصد اور دستور سازوں کی نیت اور ارادوں کو ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں عدالتوں کے کارناموں کو درج ذیل نکات کی مدد سے سمجھنا آسان ہوگا۔ اسٹرکچر، جو عدالت کا اسٹرکچر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سول جج، اسمال سول کیسز، کریمنل میجسٹریٹ، اس کے اوپر ہے ڈسٹرکٹ کورٹ اور اس کے اوپر ہے ہائی کورٹ اور سب سے اوپر ہے سپریم کورٹ، اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ دستور کا بنیادی ڈھانچہ۔ دستور جامد نہیں ہوتا ہے، یہ کسی زندہ دستاویز یعنی لیونگ ڈاکیومنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنی پڑتی ہے اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات کی حد سے واقف کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دستور میں ترمیم کرتے وقت پارلیمنٹ دستور کی بنیادی ساخت یعنی بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بھی جان لیجیے دستور کی بنیادی ساخت میں بالعموم درج ذیل شقیں شامل ہیں: حکومت کی عوامی اور جمہوری نوعیت، دستور کی وفاقی حکومتی نوعیت، ملک کے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ، ملک کا اقتدار اعلیٰ، مذہبی غیر جانبداری اور دستور کی برتری۔ اہم عدالتی فیصلے۔ دستور میں درج بنیادی حقوق کے ذریعے شہریوں کو جو تحفظ حاصل ہے اسے مزید بامعنی اور اہم بنانے کے نقطۂ نظر سے عدالت نے کئی فیصلے دیے ہیں۔ عدالت نے جن موضوعات پر فیصلے دیے ہیں ان میں حقوق اطفال، انسانی حقوق کی نگہداشت، خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت، فرد کی آزادی، آدیواسیوں کو باصلاحیت بنانے جیسے موضوعات شامل ہیں۔ عدالتوں کے مذکورہ موضوعات پر فیصلوں کی سبب بھارت میں سیاسی عمل کو پختہ کرنے میں مدد ملی ہے۔ عدالت نے جن موضوعات پر فیصلے سنائے ہیں وہ ہے آدیواسیوں کو باصلاحیت بنانا، دوسرا ہے حقوق اطفال، تیسرا ہے انسانی حقوق کی نگہداشت اور چوتھا ہے خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت۔ یہ سمجھ لیجئے اہم ہے، جمہوریت کے لیے اچھی حکومت یا حکومتی کام کاج کا عمدہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے درج ذیل خصوصیات کی شمولیت ضروری ہے۔ اچھی حکومت کی ان خصوصیات کو جمہوریت میں پروان چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذمہ داریوں سے واقفیت رکھنے والی حکومت، مؤثر اور فعال حکومت، جواب دہ حکومت، انسان پر مبنی اور مکمل ترقی، سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت ہوئی ہے۔ تو اچھی حکومت کی خصوصیات کیا ہے؟ وہ انصاف پر مبنی، شفافیت، سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں عوام کی شمولیت، ذمہ داریوں کا احساس، مؤثر اور فعال اور جواب دہ۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے اس سبق میں بھارت میں جمہوریت کے تعلق سے دستور اور اس پر مبنی حکومت کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ بھارتی جمہوریت کو کئی چیلنج درپیش ہیں۔ حکومت کے قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے تمام مسائل کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے
آج بھی ہمارے سامنے کئی نئے مسائل ہیں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے درکار افراد بھی مستعد ہیں۔ تو یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، دیکھنے کے لیے شکریہ پیارے بچوں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہیں آپ کے امتحان میں وہ کارآمد ثابت ہوں گی، اور ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔